नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। नरेंद्र मोदी के लाडले मंत्री ने आखिर नरेंद्र मोदी का पोल खोल दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल दिया। वो मोदी जो कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम और तेज होगा। वो मोदी जो कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी जेल के एक भी भ्रष्टाचारी को वो नहीं छोड़ेंगे, करप्शन करने वालों को वो बख्शेंगे नहीं। लेकिन वही मोदी के पोल, उसी नरेंद्र मोदी का पोल कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने खोल दिया। नरेंद्र मोदी के सरकार के मंत्री ने खोल दिया। तो गोदी मीडिया है वो बस आपसे सत्य छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इन टॉक पर हम हमेशा सत्य बताते हैं। तो आपको हम बताते हैं, केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि 10 सालों में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ ईडी ने 190 से अधिक मामलों में केवल 2 मामलों में ही आरोप साबित कर सका। यानी अगर 100 केसेस रहा है तो उसमें एक केस ही में दोषी साबित कर चुका। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसी को क्लीन चिट भी नहीं मिला। ईडी ने टोटल 193 केसेस दर्ज किया, लेकिन इसमें से किसी को क्लीन चिट नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी पंकज चौधरी ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खोल दिया। ये आंकड़ा कहीं और से आता तो शायद सवाल निशान खड़ा होता, लेकिन यह आंकड़ा संसद में नरेंद्र मोदी के बेहद खास मंत्री पंकज चौधरी ने रखा, जिन्हें योगी आदित्यनाथ को हटाकर जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना भी मोदी चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पाए क्योंकि योगी की लोकप्रियता अलग ही है। असल में कहानी ये हुआ कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यसभा सांसद एएम रहीम द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब दिए थे। रहीम ने पूछा कि पिछले 10 सालों में सांसद, विधायक और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए। उन सांसद और विधायकों की पार्टी का नाम बताने को कहा। यह भी पूछा किन सालों में कितने मामले दर्ज किए गए। उसके बाद मोदी सरकार ने जो जवाब दिया वो जवाब भी काफी महत्वपूर्ण है, और वो जवाब ये है कि 1/4/2015 से 31/3/2016 तक 10 मामले दर्ज हुए। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 1/4/2016 से 31/3/2017 तक टोटल 14 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा 2017 में 1/4/2017 से 31/3/2018 तक 17 मामले दर्ज हुए। 1/4/2018 से 31/3/2019 तक 26 मामले दर्ज हुए। 1/4/2020 से 31/3/2023 तक 26 मामले दर्ज हुए। 1/4/2023 से 31/3/2024 तक 27 मामले दर्ज हुए। 1/4/2024 से 28/2/2025 के बीच जो मामले दर्ज किए गए वो मामले 13 थे। टोटल मामला जो था वो 193 था। सबसे ज्यादा केसेस ईडी ने कब दर्ज किए? सबसे ज्यादा केसेस ईडी ने 2022 से 23 के बीच दर्ज किया, और 2023 और 24 जब चुनावी ईयर था तब ईडी ने सबसे ज्यादा केसेस दर्ज। इस कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव पीक पर था, उन 2 सालों में ईडी ने सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए। ऐसा नहीं है कि ईडी को कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगा, क्योंकि ईडी ने कई राजनीतिक मामलों को गलत तरीके से ऑपोजिशन के लीडर को टारगेट किया गया, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा करवाया जाता था। ये बातें कई बार विपक्षी सांसद कहते, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बैठे एक मंत्री ने ही बता दिया कि आखिर सच्चाई क्या है। पंकज चौधरी जो है वो वित्त राज्य मंत्री है, और ईडी का जो आप कह सकते हैं वो वित्त मंत्री में के वित्त मंत्रालय के अंदर ही आता है, यानी वित्त मंत्रालय के अंदर ही आता है। इस दौरान जो आपको ये भी बताते चले कि दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने सदन को बताया था कि 2019 से 24 के बीच ईडी द्वारा दर्ज किए गए 911 मामलों में 654 पर ट्रायल पूरा हो गया। 42 मामलों में 6.42% दोषसिद्ध हुई है। रहीम के इस सवाल के जवाब देते हुए क्या सरकार ईडी की जांच की प्रतिष्ठा और भ्रष्टाचार में सुधार के लिए कोई कदम उठाए? मंत्री ने कहा, ईडी भारत सरकार की एक प्रमुख कानून पर्यटन एजेंसी जिसे मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 की पीएनएल विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के भौगोलिक आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के प्रशासन और पर्यटन काम छुपा गया है। ईडी ने विश्वसनीय सबूत प्रणाली के आधार पर जांच के मामलों को उठाता है। राजनीतिक मान्यता और धर्म आधार पर मामलों में अंतर नहीं करता है। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई हमेशा न्यायिक समीक्षा के लिए
खुली रहती है। ये बातें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, जो कि नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मंत्री माने जाते हैं। ईडी पर कई बार सवाल विपक्षी नेताओं ने भी उठाया, और ईडी पर सवाल विपक्षी नेताओं ने भी नहीं उठाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौके ऐसे आए जब ईडी को फटकार लगाए। लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकते ईडी को, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और एक आरोपी को जमानत भी दिया। आपको ये भी बताते चले कि जब अरविंद केजरीवाल का मामला आया था, तब भी ईडी का जो कार्रवाई था उससे कोर्ट खुश नहीं हुआ। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं बेल भी दिया, राहत भी दी, और कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। लेकिन तमाम परिस्थितियों को हम देखें, इन तमाम परिस्थितियों को देखें तो आपको भी बताते चले, एक बार और ऐसा मामला आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब ईडी पर खूब बरस रहा था सुप्रीम कोर्ट, तभी तुषार मेहता ने गलती मान लिया था। ये एक मामला आया था, और इसके अलावा एक और मामला, निपस होने की उम्मीद बदला लेने की नहीं। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और ऐसा मौका आया था जब फटकार लगाया था। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट 2023 में छापा था। उस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई में जो केसेस दर्ज किए ऑपोजिशन के लीडर पर, करीब 60% यूपीए कालखंड जो हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के दौरान, यानी मोदी के ये 10 साल के काल को देखिए, 2023 का ये रिपोर्ट था, 90% जो केसेस थे वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीबीआई का यूज किया। इसके अलावा सीबीआई ही नहीं बल्कि इसी प्रकार की कहानी आपको हम बताते चले कि 95% ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ ईडी का भी प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया 2014 के बाद। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो ईडी का प्रयोग शुरू हुआ, वो नरेंद्र मोदी ने दूसरे काल के से ज्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब नरेंद्र मोदी दूसरे काल में एक बड़ी जीत हासिल करके आए थे, उसके बाद ईडी का प्रयोग करने लगे था, और नरेंद्र मोदी ने कहा भी था सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। इसके साथ ही बताते संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर अवैध बीज का शिकार हुए जमानत देते हुए कोर्ट ने ईडी को सुनाई थी खरी। संजय राउत के मामले में भी ईडी को कोर्ट ने कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई थी। केजरीवाल के मामले में हुआ था, मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ था, और भी कई ऐसे लीडर्स थे जिनके मामले में कोर्ट ने कहीं ना कहीं ईडी को फटकार लगाया था। संजय राउत की जब गिरफ्तारी हुई थी, तब भी ईडी को फटकार कोर्ट ने लगाया था, अवैध गिरफ्तारी बताया था। जवाब देते हुए कोर्ट ने ईडी को खरी खोटी सुनाया था। संजय राउत के ही मामले में ईडी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने एजेंसी कार्यों को जानबूझकर निशाना बना करार कहा था मेरा मानना है कि दोनों आरोपी एक तरह से अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए थे। अदालत ने ईडी को ये कहते हुए फटकार लगा कि उसने गिरफ्तारी की असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और बहुत सी गलतियां किया था। ये आरोप ईडी पर अदालत ने लगाया था। संजय राउत के मामले में महाराष्ट्र के नेता है संजय राउत, लेकिन तमाम मामलों के बीच में ईडी का जो एक्शन का है, ईडी का जो कार्रवाई हुआ, उसमें केवल 1% ही आरोपियों को ईडी सजा दिला पाया। मैं यहाँ पर एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 193 मामलों में किसी को क्लीन चिट नहीं मिला। आगे हो सकता है कि इसमें जो सजा का रेट है वो बढ़ जाए, जो नेताओं ने करप्शन किया उन नेताओं को सजा मिल जाए, लेकिन ईडी उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया ईडी के प्रयोग करने के बाद। क्या ये इसे बस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत कहा जाएगा? क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था जो ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालना था, ऑपोजिशन के लीडर्स को क्या परेशान करना था? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि 25 नेता ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए के सहयोगी बन जाते हैं तो उनके फाइल बंद कर दिए जाते हैं। इसमें महाराष्ट्र में ही सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार का है। अजीत पवार, जिनके बारे में वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि जेल में जाकर चक्की पीसेंगे, वो अजीत पवार अभी खुलेआम घूम रहे। वो अजीत पवार उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम बने। ऐसे कई नेता हैं जिन पर गंभीर करप्शन के चार्जेस लगे, लेकिन वो एनडीए के साथ आ गए या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनके सारे दाग धुल गए। यूं कहिए कि वॉशिंग मशीन से वो साफ हो गए। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई बस इस नजरिए से हो रही है कि अगर आप अपोजिशन में हो तो आप पर कार्रवाई होगा, लेकिन अगर आप अपोजिशन में नहीं हो तो आप पर कोई एक्शन नहीं होगा, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, आपके सारे दाग धुल जाएंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या ईडी का प्रयोग इसी प्रकार से एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है? क्या ईडी का प्रयोग करप्शन को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि ईडी का प्रयोग
इसलिए किया जा रहा है कि कोई विरोधी ना बचे, कोई ऑपोजिशन का लीडर सत्ता पक्ष के सामने खड़ा ना हो पाए, कोई ऑपोजिशन का लीडर सत्ता पक्ष को चुनौती ना दे सके। तो क्या इसलिए ईडी का प्रयोग किया जाता है? 100 केसेस ईडी दर्ज करता है तो उसमें केवल 1 पर ईडी का एक्शन होता है। 100% में केवल 1% आरोपी को ईडी सजा दिला पाता है। तो ईडी को इसे हम सफल नहीं मानेंगे, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो मुहिम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, क्या वो मुहिम अब ऐसा लगने लगा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है और इससे ज्यादा ये मुहिम कुछ नहीं है। करप्शन के खिलाफ ये मुहिम बस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रही है। करप्शन के खिलाफ ये मुहिम असल में नहीं चल रहा है। ये मुहिम उन नेताओं को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर केंद्र सरकार को फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं कड़वे सवाल किया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और इस समय बिहार चुनाव से पहले ईडी बिहार में एक्टिव है। और बिहार चुनाव से पहले अगर ईडी बिहार में एक्टिव है तो तेजस्वी यादव की बातें भी सच साबित हो रही है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि ईडी का प्रयोग उसी राज्य में होता है जहां इलेक्शन होता है। केजरीवाल वो नेता हैं जो ईडी के आप कह सकते भोगी है, जिन्हें ईडी ने जेल में भी डाला करप्शन के चार्जेस पर। और करप्शन के चार्जेस पर अभी तक केजरीवाल किसी भी मामले में आरोपी नहीं है। अभी तक केजरीवाल पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। इसके अलावा टोटल 193 नेताओं को ईडी ने आप कह सकते हैं करप्शन के मामले में केस दर्ज किया, उसमें से केवल 1% नेताओं को ही ईडी सजा दिला पाई। क्या ये ईडी का फेलियर नहीं है? क्या ये ईडी का फेलियर नहीं है? क्या ये केंद्र सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये नरेंद्र मोदी का फेलियर नहीं है? जब नरेंद्र मोदी ये दावे करते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो वही नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकार जब यह आंकड़ा पेश करती है कि हमने टोटल 193 आरोप राजनीतिक मामलों में केस दर्ज किए, उसमें केवल 1% आरोपियों को सजा दिला पाए, यानी 193 में से केवल 2 आरोपियों पर आरोप सिद्ध करवा पाए, बाकी 191 अभी भी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। और 191 पर क्या भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा, जो करप्शन का आरोप लगा, वो ईडी क्या सिद्ध करवा पाएगी? क्योंकि कई मौकों पर ईडी को फटकार लगा, कई मौकों पर ईडी को ये कह दिया गया आप राजनीतिक एजेंडों के तहत केस दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगा, हर जगह से तो ईडी को फटकार लग रहा है। याद करिए यूपीए के दौर को, जब सीबीआई का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा था, तब सीबीआई को टोटा कह दिया था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का तुलना टोटा से कर दिया था यूपीए कालखंड के दौर में। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग नहीं कर रही है, बल्कि जांच एजेंसियों का प्रयोग केंद्र में जिसके हाथों में सत्ता होता है वो सरकार करती है। यूपीए कालखंड के दौरान भी ऑपोजिशन के लीडर को इसी तरह से परेशान किया जाता था, इसी प्रकार से केस दर्ज किए जाते थे। यूपीए कालखंड में भी सीबीआई ईडी का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता था। और यूपीए कालखंड से ही लेकर अगर आज के मोदी कालखंड को देखें तो यूपीए कालखंड से ज्यादा नरेंद्र मोदी के सरकार के दौरान सीबीआई ईडी का प्रयोग होता है। लेकिन तमाम परिस्थितियों को हम जब देखते हैं ईडी का प्रयोग होता है, जब कोई करप्ट नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन साथ लेता है, कोई करप्ट नेता आप कह सकते हैं कि एनडीए में आ जाता है, तो उस पर लगे सारे चार्जेस गायब हो जाते हैं, उस पर लगे सारे आरोप लोग भूल जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि अजित पवार जो एक दौर में भ्रष्टाचारी थे, जिसे देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो जेल में डालने की बात करते थे, वो एनडीए के साथ आते हैं, उनका फाइल बंद हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई बंगाल में चिटफंड घोटाला का आरोपी होता है, वो भाजपा में आता है, तो वो व्यक्ति पाक साफ हो जाता है, वो व्यक्ति निर्दोष हो जाता है, उस व्यक्ति पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं चलता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये तो समझ में नहीं आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिस वॉशिंग मशीन में कोई नेता आता है तो वो साफ हो जाता है। करप्शन के खिलाफ नरेंद्र मोदी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ये मुहिम एक तरफा क्यों नजर आता है? ऑपोजिशन में ही सारे भ्रष्टाचारी है और भारतीय जनता पार्टी में जो है वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैसेज नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही? क्योंकि 193 केसेस को देखे तो 1-2 केसेस को छोड़ दे तो ज्यादातर ऑपोजिशन के लीडर है, यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करप्ट नहीं है।
यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में कोई भी गलती नहीं की है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये जो जितने केसेस दर्ज किए गए ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत दर्ज किए गए। तब नरेंद्र मोदी की सरकार को इस सच स्वीकार करना पड़ा और कहना पड़ा कि टोटल 193 मामलों में बस 1% ऐसा मामला था जिसमें हम सजा दिला पाए, बाकी जो मामले हैं वो अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार की इन बातों से एक बात तो समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रही है। इस मुहिम में कोई दम नहीं है। ईडी ने जितने केसेस दर्ज किए उन केसों में नेताओं को सजा नहीं दिला पाए, मतलब ये एक तरह से राजनीतिक मामले हैं। इसलिए तो तेजस्वी कहते हैं कि आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो कल से लालू यादव देश के सबसे ईमानदार नेता बन जाएंगे। लालू प्रसाद यादव पर जितने दाग लगे हैं वो सारे दाग समाप्त हो जाएंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। और वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी का नीति यही है कि अगर भाजपा के खिलाफ है, ऑपोजिशन में है, तो आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जैसे ही आप भाजपा के साथ आते हैं आप करप्ट नहीं रह जाते हैं, आप ईमानदार बन जाते हैं, आप एकदम ईमानदार बन जाते हैं जैसे ही भाजपा के वॉशिंग मशीन में आते। ये एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है, ईडी के कार्रवाइयों पर बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जो नेता साफ हो गए हैं वो बेदाग है, या फिर उन लोगों ने कोई करप्शन किया है? जो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे वो आरोप सच है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।